करण ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी नंदनी पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी, ना माथे पर बिंदी और ना ही गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अब तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? करण ऐसा सोच ही रहा था कि तभी नंदनी की नज़र उस पर पड़ी। नज़र मिली तो करण दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं करण के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और नंदनी के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब करण नंदनी के पास बैठ गया। बैठते ही करण बोला, नंदनी कैसी हो? नंदनी ने नज़र न मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि मैं ठीक हूँ। और आप? करण बोला, मैं भी ठीक हूँ और कोल्हापुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में जाना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी कोल्हापुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वही बड़े भैया के पास ही है, बीमार है, इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर करण बोला, एक बात पूछूं? नंदिनी ने आंखों से ही पूछा, क्या? करण संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली। मगर जब करण ने दोबारा नहीं पूछा तो नंदिनी ने पूछा, आपने की है शादी? करण ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। करण बोला, खाओगी? नंदनी ने ना में सिर हिला दिया। करण ने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी कुल्फी है। वह थोड़ा मुस्कराई तो करण ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को समटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। करण दूसरी तरफ देखने लगा तो नंदिनी चुपके से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। करण बोला, क्या शर्त है? तो नंदिनी बोली, पैसे मैं दूंगी। करण कुछ नहीं बोला। फिर नंदिनी ने 2 कुल्फियाँ खरीद ली और एक कुल्फी करण को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। महीने के 10,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए करण बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपने ज़मीर को क्या जवाब देती? तो ये ज़मीर रोज़ कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। करण बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी है। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना किया करती थी तब तो आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 8 साल का हो गया होता और दूसरा 6 साल का होता। कहकर वो रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो करण के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला,
कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सज़ा झेल रहा हूँ आज। बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के ना होने वाली बात सुनकर नंदनी को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था। इस बार करण भावुकतावश अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहू वे घर वापस नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। कोल्हापुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। करण बोला, वापस कब आओगी। नंदनी बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वही खड़ी हो गई। करण भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी। नंदनी बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते, जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। ना कहकर वह नीचे उतर गई। करण अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें ले लूँ तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल में ही चल लूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी। नंदनी ऑटो में बैठते हुए बोली, 9 बजे यहाँ मिलूँगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। करण कोल्हापुर 2 दिन के लिए आया था, मगर नंदनी का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल दिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8 बजे ही स्टेशन आ गया। नंदनी 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो। मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। नंदनी बहुत खुश थी, बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। करण बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ। अब 30 रुपये के टिकट के लिए कुछ कहना मत। नंदनी हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी करण की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। करण कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। करण नोटिस कर रहा था कि नंदनी बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से नंदनी के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम उठती है। उसे ऐसे देखकर करण के दिल में एहसास सा उठता है कि ये औरत कभी उसकी ज़िंदगी में थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। करण की मनस्थिति से अनजान नंदनी बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों हो। दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। करण बोला, मुझे दोस्ती नहीं करनी। नंदनी को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप। करण बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। करण ने इतनी जल्दी में ये सारी बात बोली कि नंदनी बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरे गलतियों का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो। कहकर वह रो पड़ा। नंदनी चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। करण उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दे यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। तू जो कहेगी वही करूँगा, प्लीज़ लौटा। नंदनी ने माथे पर से साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली,
इधर देखिए ज़रा। करण ने देखा नंदनी ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन ख़त्म हो गए हैं। मेरा हम सफ़र लौट आया है। अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते। कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। करण बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही नंदनी का संयम जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी। दूसरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर नंदिनी ने लोगों की परवाह नहीं की। वह करण के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद नंदनी का गाँव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। नंदनी को अब वहाँ उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफ़र फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतज़ार कर रहा था। वह अब भी करण के कंधे पर सर रखी थी, आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.